मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत दिन से हिंदी मीडियम का वीडियो नहीं आ रहा था। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था, सर जल्दी वीडियो बना लीजिए। एक्चुअली मेरा तबीयत ख़राब था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज तबीयत ठीक हुआ तो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये वीडियो होगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। 4 पार्ट मैंने डाल दिया था हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। ये 5वां पार्ट होगा विलियन चैप्टर का। मैंने लास्ट लेक्चर में जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको बताया था, राउल्ट का नियम बताया था आपेक्षिक वाष्प दाब के अवनमन के लिए। उस पर क्वेश्चन नहीं करवाया था, तो आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले एक बार ना नियम जो था मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। नियम क्या था वो सुनना। राउल्ट का आपेक्षिक वाष्प दाब का सिद्धांत बहुत आसान था। उसने कहा आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, क्या बोला मैंने, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन बराबर होता है मूल प्रभाज के। किसके बराबर होता है बेटा? मूल प्रभाज के। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, क्या बोला मैंने, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन किसके बराबर होता है बेटा? मूल प्रभाज के। किसके बराबर होता है बेटा? मूल प्रभाज, या मूल प्रभाज का दूसरा नाम भी होता है उसको क्या बोलते हैं? मूल अंश। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो तो मैं फॉर्मूला इधर लिख रहा हूं ना, डेल्टा पी बाय पी नोट बराबर क्या बताया था बेटा? मूल प्रभाज किसका? विलय का मूल प्रभाज से अपन निकाले थे। अब डेल्टा पी को अपन क्या लिख सकते हैं, याद है ना, पी नोट माइनस का पी एस बाय क्या होगा बेटा? पी नोट। अब बताए थे बेटा मूल प्रभाज निकालने का तरीका, जिसका भी मूल अंश या मूल प्रभाज निकालना है उसका मूल ऊपर कर दीजिएगा बटा टोटल मूल हो जाएगा। जैसे इसका निकालना था अपन W1 बाय M1 कर लेते हैं। अब टोटल निकालना था तो W1 बाय M1 प्लस W2 बाय M2। देख रहे हो, पहले निकाल लिया दिया हुआ द्रव्यमान बटा उसका अनुभार, मूल निकल गया। दिया हुआ द्रव्यमान बटा उसका अनुभार, ये विलय का मूल है और ये विलायक का मूल है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा। अच्छा, मैंने बताया था माथे पे बिंदी लगा रहे, देख रहे हैं नोट, पी नोट दिख रहा है। माथे पे जब बिंदी लगा रहे तो आपको खुद ही समझ लेना बेटा वो किसका वाष्प दाब है? शुद्ध विलयन का वाष्प दाब या शुद्ध विलय, जो भी आपके पास दिया रहेगा। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी नोट का मतलब होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पीएस का मतलब होता है बेटा किसी विलयन का वाष्प दाब, और पी नोट वापस लग गया, क्या हो गया? शुद्ध विलय का वाष्प दाब। याद रहेगा यहां तक? शुद्ध। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, मुद्दा होता है सर क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना बेटा, पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट, W1 बाय M1, W1 बाय M1 प्लस W2 बाय M2। ये कैसे आया था मैं पिछले वाला लेक्चर में जाके देख लीजिए बेटा, इसका डेरिवेशन मैंने वहां पे करवाया हुआ था। मुझे इस फॉर्मूला का यूज होगा इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो बेटा, दिए गए ताप पर, यहां दिख रहा है, दिए गए ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, मैं मिटा रहा हूं इसको बेटा, दिए गए ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। यहां तक दे दिया, देख लो। दिए गए ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कितना बार दिया बेटा? 0.850 बार दिया हुआ है। यदि 39 ग्राम, जी लिख दूं क्या, 39 ग्राम बेंजीन में 0.5 ग्राम अउरणशील पदार्थ मिला दिया जाए तब वाष्प दाब 0.845 बार हो जाता है। तब उस अउरणशील पदार्थ का अनुभार
अनुभार ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में ये भी आपको लिया हुआ था, बेंजीन का जो अनुभार है ना, C6H6 का जो अनुभार है वो 78 दिया हुआ था। चलिए, क्वेश्चन इतना दिया हुआ आपके पास, दिए गए तापमान पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, यदि उसको 39 ग्राम। देखो क्वेश्चन का लंबाई थोड़ा ज्यादा है, क्वेश्चन का लंबाई ज्यादा, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन 2 लाइन में खत्म है। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है उससे आपको मतलब है। शुद्ध वाष्प दाब दिया हुआ है आपके पास, देखो बेटा, अब सर कैसे पहचाने कौन विलय है कौन विलायक है? इसका आसान तरीका मैंने बताया था, जो कम मात्रा में होगा वो क्या होगा बेटा? विलय, जो अधिक मात्रा में वो क्या है बेटा? विलायक। तो देखो बेटा 0.5 ग्राम दिया हुआ है, अगर 0.5 ग्राम दिया हुआ है तो कम है, तो जो कम रहेगा वो क्या कहलाएगा बेटा? विलय। और देखो 39 ग्राम कहीं दिया है, यहाँ दिया हुआ है, ये अधिक मात्रा में, तो ये क्या है बेटा? विलायक। तो विलय पता चल गया, विलायक पता चल गया। अब फॉर्मूला याद करो बेटा, P0 माइनस का PS बाय P0 इज इक्वल टू क्या बताए थे? W1 बाय M1 बटा W1 बाय M1 प्लस W2 बाय M2 बताया था। P0 का मतलब होता है शुद्ध विलय, आपके पास देखो बेटा विलायक है, कौन? बेंजीन है विलायक, उसका वाष्प दाब कितना दिया हुआ है? 0.850, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं 0.850। अब आपके पास PS मतलब किसका बेटा? विलयन का। तो विलयन का वाष्प दाब देखो बेटा कितना हो गया है, मिलाने पर दिया गया उड़नशील पदार्थ मिला दिया जाए तब वाष्प दाब कितना हो जाता है? 0.854। तो यहाँ पे कितना रख दोगे? 0.845 बटा P0 का वैल्यू तो पता ही है आपके पास 0.850 बटा W1 क्या होता है बेटा? विलय। आपके पास W1 देखो विलय, तो विलय कितना दिया बेटा? 0.5। अब आपके पास इसका अनुभार नहीं पता है तो इसको कितना मान लेते हैं बेटा? x मान लेते हैं। बाय में क्या करोगे? अच्छा एक चीज और आपको सिखा दूंगा मैं, यहाँ पे देखो बटा विलायक कितना है? 39 ग्राम। इसका अनुभार आपके पास दिया हुआ है कितना बेटा? 78। अब देखो बेटा यहाँ से सीखने वाला चीज क्या वो सीखो, ये कितना ग्राम दिया हुआ है? 0.5 ग्राम दिया हुआ है। अब ये कितना दिया हुआ आपके पास? 39 ग्राम। क्या 0.5 ग्राम की तुलना में 39 ग्राम 39 ग्राम बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम है? बहुत ज़्यादा है। अब 5 ग्राम 0.5 ग्राम वहाँ 39 ग्राम है। अगर आपके पास विलायक की तुलना में विलय क्या हो? कम मात्रा में हो, बहुत कम मात्रा में, तो आप इसको ना यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हो। इसको यहाँ से क्या कर सकते हो बेटा? ये देख रहा है ना, ये इसको आप यहाँ से हटा सकते हो। हटाते ही देखो मैं क्या होगा, मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ इधर पे। ये तभी कर सकते हो जब विलायक की मात्रा अधिक होगी, किसकी तुलना में बेटा? विलय की तुलना में। किसकी तुलना में बेटा? विलय की तुलना में। तो जब इसको घटाओगे तो आएगा 0.005 बटा में कितना बेटा? 0.850। यहाँ कितना है बेटा? 0.5 बटा x, और इधर कितना आ जाएगा बेटा? कैंसिल आउट करके 1/2। आप ऐसे भी अगर निकालोगे ना x का वैल्यू तो उतना ही बनेगा। जब यहाँ से आप सिंप्लीफाई करते हो, सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर आएगा बेटा x का वो आएगा 170 ग्राम। कितना आएगा बेटा? 170 ग्राम। तो अनुभार निकल गया बेटा किसका? जिसका अनुभार हम लोग पूछा था। देखो मेरे पास कैलकुलेशन बहुत आसान है, 5 दूना 10, तो ये कितना हो गया? 1। अब क्या करो, इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो 0.850 को किससे भागा जाए बेटा? 0.005 से। आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 170 ग्राम। तो हमसे अनुभार पूछा हुआ था किसका? देखो बेटा विलय का, तो विलय का अनुभार कितना निकल गया बेटा? 170 ग्राम। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। क्वेश्चन जब भी आए बेटा हमेशा याद रखिएगा P0 का वैल्यू, PS का वैल्यू, ठीक है, W1 का वैल्यू, M1 का वैल्यू, W2 और M2, ये सब चीज़ आपको अगर पता रहेगा तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा, अदरवाइज आपके लिए डिफिकल्टी होगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही मैं बताऊंगा आपको, सिर्फ क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा बेटा वो पढ़ाई करो ध्यान से, तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना, बच्चा को क्वेश्चन पूछता है, हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर लो, लेकिन आप में उतना इंटरेस्ट ही नहीं, आप पता नहीं क्या कर रहे हो घर पे। चलिए अगला क्वेश्चन अपन आगे बढ़ रहे हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिएगा, अपने पास है 100 ग्राम सुक्रोज। अच्छा
आपके पास सुक्रोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, C12H22O11 ये फॉर्मूला होता है। इसका अनुभार दिया हुआ था मेरे पास ना, इसका अनुभार दिया हुआ है 342, 342। जो गरीब आदमी वो निकाल भी सकता है, कैसे निकालेगा वो देखो बेटा। सुक्रोज का फॉर्मूला मैं नीचे कर दूंगा, ठीक है, आप याद रखिएगा। 100 ग्राम सुक्रोज अनुभार कितना गया बेटा, 342 ग्राम को 1000 ग्राम जल में मिलाया गया है, तब मिलाया गया है, तब वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन ज्ञात करें। अच्छा, क्वेश्चन इतना लिख के भी छोड़ सकता है। अगर क्वेश्चन में आगे मैं आपकी सुविधा के लिए दे रहा हूं तो अपन डायरेक्ट यही लिख लें, यदि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का वाष्प दाब, ये याद कर लेना, ऐसे नहीं याद है तो क्वेश्चन वाले आपको देंगे। जल का वाष्प दाब 23.8 mm ऑफ Hg है, ये दिया रहेगा आपके पास। अब क्वेश्चन देखो खत्म हो गया, तुम्हारे पास ना पी नोट पता है तुमको, ना पी एस पता है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या, पहले वो देखो। क्वेश्चन में अपन से पूछा है वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन अगर तुम्हें याद हो तो हम डेल्टा पी से लिखते थे उसको। फॉर्मूला याद को मैंने क्या बताया था, पी नोट माइनस का पी एस बाय पी नोट बराबर W1 बाय M1 बाय W1 बाय M1 प्लस W2 बाय M2। अब क्वेश्चन से बारी बारी से अपन चीज निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है बेटा वाष्प दाब का अवनमन। तो वाष्प दाब का अवनमन का मतलब होता है पी नोट माइनस का पी एस, तो अपन को वही चाहिए था, तो अपन ऐसा लिख लेते हैं डेल्टा पी। अच्छा, पी नोट का जो वैल्यू है बेटा किसका है, पानी के लिए, तो पानी का कितना दिया हुआ यहाँ पर आप देख सकते हो 23.8 mm ऑफ Hg दिया हुआ है, तो अपन यहाँ कितना पुट कर देंगे 23.8 पुट कर दिया हमने बाय में। अब आपके पास पहचाना बेटा W1 जो कम मात्रा में देखो बेटा 100 ग्राम दिया हुआ, यही आपका होगा, तो 100 यहाँ पुट कर दो बटा इसका अनुभार कितना दिया बेटा 342 बाय में, सेम वही रखना है 100 बटा 342। अब वाटर कितना दिया हुआ है 1000 ग्राम दिया हुआ है, 1000 पुट कर दो। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कौन सा गरीब आदमी है वो याद रखना, 2 इसका 16 इसका कितना ग्राम बेटा 18 ग्राम। अच्छा वो भी बताया था C12H22O11 जो गरीब बच्चा उसके लिए 12 को 12 से गुना कर दो बेटा 144 आने वाला है, इसको गुना कर दो बेटा 1 से 22, इसको करो 176, जोड़ लो बेटा, सबको जोड़ने पे 342 ग्राम आएगा। आ रहा है, कर लेना। अच्छा अब अपन को चाहिए डेल्टा पी का वैल्यू यहाँ से। अगर डेल्टा पी का वैल्यू आपको चाहिए तो हम तो टीचर आंसर हमको याद रहता है, आप घर पे कैलकुलेट कर लेना बेटा। जो डेल्टा पी का वैल्यू आने वाला है 0.125 mm ऑफ Hg आएगा। हम पे भरोसा नहीं तो घर पे जाके बेटा कैलकुलेट करें, आंसर आपका इतना ही आएगा, ठीक है। तो जो पूछा था आ गया अपने पास, देख लो डेल्टा पी का वैल्यू कितना आ गया बेटा 0.125 mm ऑफ Hg। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, 2 क्वेश्चन याद रखना बेटा। सबसे पहले अगर कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है राउल्ट के वाष्प दाब का नियम, अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप में 3-4 चीज आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहला पी नोट का वैल्यू, दूसरा पी एस का वैल्यू, W1 का वैल्यू, W2 का वैल्यू, M1 और M2 क्वेश्चन वाला आपको लिख के दे देगा, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था राउल्ट्स लॉ पे, अपन आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कोई अगर तकलीफ हो तो आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन जाके सॉल्व करें बेटा, वहां पे भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसे आप नहीं पढ़िएगा तो हमारा तो कुछ जाएगा नहीं, आप ही का नुकसान है, घर पे पढ़ लिया कीजिए थोड़ा बहुत। अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा वीवीआई, अपन पढ़ेंगे बेटा राउल्ट का आंशिक वाष्प दाब का नियम। अब समझिए, दिख रहा है, चलो। तो हमने क्या किया, 2
उड़नशील, दो उड़नशील पदार्थ का विलयन, दो उड़नशील पदार्थ का विलयन। अच्छा, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, वाइट वाला यूज करना। अब देखिएगा, सुनो, दो उड़नशील पदार्थ का विलयन। अब उड़नशील का मतलब मैंने आपको बताया हुआ था, जैसे डीजल ले लो, पेट्रोल ले लो, केरोसिन ले लो। अगर तुम नॉर्मली कमरे के तापमान पर अगर उसको रखोगे तो वो क्या होगा, भाप बन के ऊपर उठ जाएगा। तो कोई भी ऐसा पदार्थ जो कमरे के तापमान पे वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, दुनिया उसे क्या बोलता है बेटा, उड़नशील पदार्थ बोलता है। अब 3 डायग्राम है, तीनों डायग्राम आप आराम से समझना। पहले डायग्राम सुंदर, सुशील और टिकाऊ होना चाहिए, क्योंकि इसी से अपन आगे बढ़ेंगे बेटा। चलिए, तो सबसे पहला देखो बेटा, आपके पास मैंने A मान लिया और B मान लिया। मैंने आपको पहले ही सिखाया हुआ है, A का मतलब विलायक होगा और B का मतलब विलय होगा। ये बात याद रखना। A का मतलब क्या होता है बेटा, कहीं मैं लिख देता हूँ इधर। A का मतलब होता है, मैंने पहले ही बताया हुआ था, विलायक, और B का मतलब क्या होता है बेटा, विलय। विलयन चैप्टर में हमेशा इस चीज को याद रखना। तो हमने क्या किया, पहले A ले लिया और B ले लिया, ठीक। पहले इस कंटेनर में A बोल देते हैं, इस कंटेनर में क्या होता है बेटा, B। दोनों लिक्विड फॉर्म में ले लिया है। कौन से फॉर्म में लिया बेटा, लिक्विड फॉर्म में। A और B हमने उड़नशील पदार्थ लिया। अच्छा, यहाँ आपके पास थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए समझने के लिए। चलो, B, अब दोनों को हमने मिला दिया। A प्लस क्या कर दिया बेटा, B। जैसे ही दोनों को मिला, नहीं दिख रहा, A और B अगर दोनों को मिलाया, आपके पास यहाँ 2 अवस्था देखने के लिए मिलेगा। वो दोनों अवस्था कौन कौन सा होगा वो पहले समझ लो। 2 अवस्था कौन कौन सा। एक तो होगा आपके पास विलयन वाला अवस्था। इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं बेटा विलयन अवस्था। क्यों विलयन अवस्था क्यों बोलते हैं साहब, मान लो 2 द्रव ले लो और दोनों को मिला दो। जैसे ही तुम 2 द्रव को मिलाओगे, हमेशा दोनों द्रव अवस्था में ही रहेगा, लेकिन है कैसा बेटा, उड़नशील। उड़नशील अगर पदार्थ है तो किस में बदल जाएगा, वाष्प में। अब ये सारा का सारा पदार्थ जो है आपके पास, वो किस में परिवर्तित हो गया बेटा, वाष्प में परिवर्तित हो गया। इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं बेटा वाष्पीय अवस्था। क्या बोलते हैं इसको बेटा, वाष्पीय अवस्था। वाष्पीय अवस्था। तो अब देखो, आपने जो विलयन बनाया, विलयन में आपके पास 2 अवस्था देखने के मिला है। एक विलयन वाला अवस्था है बेटा जो द्रव में रहेगा, और दूसरा किस फॉर्म में रहेगा बेटा, वाष्प के फॉर्म में रहेगा। वाष्प अवस्था बोल दिया। अब हमने कहा इसका जो था वाष्पदाब शुद्ध अवस्था में P0 मान लिया, P0 A बोल देते हैं, और इसका वाष्पदाब शुद्ध अवस्था में कितना मान लेते हैं बेटा, P0 B बोल देते हैं। अब इसका जो आंशिक दाब होगा, अब देखो ये बात भी याद रखना, अब इसका अपन मोल प्रभाज अगर मानना है तो एक को XA बोल देते हैं, दूसरे को XB। देखो बेटा, इसको ऐसे जीटा पढ़ते हैं हम, सुविधा के लिए X बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे जीटा बोलते हैं, जीटा A बाय जीटा B, याद रखना। अब देखो ये कौन से फेज में रहेगा, जब द्रव अवस्था में रहेगा। यही अगर वाष्प अवस्था में चला जाएगा तो इसका जो मोल प्रभाज है, एक का हम YA मान लेते हैं और दूसरे का कितना मान लेते हैं बेटा, YB। तो विलय का ही मान लिया हमने, विलायक का मान लिया। अब समझो जरा, थोड़ी देर के लिए मान लो कोई फंक्शन हुआ, उसमें मैंने और किसी ने अपना पैसा डोनेट किया। जैसे मान लो मैंने 10 लाख रुपया दिया, किसी ने 15 लाख रुपया दिया। अब दोनों पैसा मिल गया 25 लाख। अब सामने वाला कोई अगर आएगा तो उसको थोड़ी पता चलेगा किसको कितना मिला है, उसको तो नहीं पता चलेगा। तो किसी विलयन में देखो 2 अवस्था है, एक किसमें बेटा विलायक है और दूसरा क्या बेटा विलय। तो किसी विलयन में अलग अलग अगर आपको वाष्प दाब निकालना पड़ जाए तो उसके निकालने के लिए 2 नियम बना है। दोनों नियम मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। पहला नियम है, हमें आपको याद रखना बेटा, पहला होता है राउल्ट का आंशिक वाष्प दाब नियम, और दूसरा होता है बेटा डाल्टन का वाष्प दाब नियम। सर राउल्ट का कब लगाते हैं और डाल्टन का कब लगाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मार्केट में आपसे छुपाया जाता है, इस चीज को हमेशा रखना। राउल्ट का आंशिक वाष्प दाब का नियम हमेशा विलयन अवस्था में लगेगा। किसमें लगेगा बेटा, विलयन अवस्था में। और डाल्टन का नियम हमेशा वाष्पीय अवस्था में लगेगा। डाल्टन का किसमें लगेगा बेटा, वाष्पीय अवस्था में। डाल्टन का किसमें लगेगा, वाष्पीय अवस्था में। और आपके पास राउल्ट का नियम किसके लिए लगेगा बेटा, विलयन अवस्था के लिए।
अब देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिखने वाले हैं। ये VVI पेपर में आता है बेटा, इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, इसीलिए टॉपिक को आप अच्छे से समझना, ठीक है। नियम है राउल्ट का आंशिक वाष्प, दिख रहा है क्या, वाष्प दाब का नियम। चलिए अब इस टॉपिक को पहले समझना। सबका मार्केट में अलग अलग तरीका है, मेरा भी तरीका अलग है, तो इस चीज़ को समझो बेटा। आंशिक वाष्प दाब का नियम होता क्या है पहले वो समझो, एकदम परिभाषा आपके दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए। आज गर्मी ज़्यादा है। अब समझिए बेटा, राउल्ट का आंशिक वाष्प का नियम क्या होता है, समझना। कहता है अगर मान लो आपके पास विलयन है, कोई विलयन, तो दो ही चीज़ होगा, एक विलय और दूसरा विलायक। सर विलय का आंशिक वाष्प दाब कैसे निकालेंगे और विलायक का आंशिक वाष्प दाब कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा परिभाषा दिया, किसी दिए हुए तापमान पर, क्या बोला मैंने, किसी दिए हुए तापमान पर विलय या विलायक का आंशिक वाष्प दाब, विलय या विलायक का आंशिक वाष्प दाब। अब यहां से याद रखना, किसी दिए हुए तापमान पर विलय या विलायक का आंशिक वाष्प दाब गुणनफल होता है। क्या होता है बेटा, गुणनफल। सर किसका गुणनफल होगा, तो आपके पास दो ही चीज का गुणनफल होगा, एक मूल प्रभाज, विलयन है उसके मूल प्रभाज, तथा शुद्ध अवस्था में जो उसका वाष्प दाब होगा, किसके गुणनफल के बराबर होगा, शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब। कौन सा अवस्था में, शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब तथा उसके मूल अंश के बराबर। सर इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैंने फिर से बोल रहा हूं, आंशिक वाष्प दाब गुणनफल होता है। आंशिक वाष्प दाब क्या होता है बेटा, गुणनफल, किसका, मूल प्रभाज, किसका बेटा, मूल प्रभाज, तथा शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब के, तथा शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब के। अब देखिएगा जरा, मान लो हमने माना आंशिक वाष्प दाब को PA, क्या मान लिया बेटा, PA गुणनफल होगा किसके, मूल अंश के तथा शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब, मूल अंश तथा शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब। अगर मान लो PV लिखना है तो PV बराबर क्या बोल सकते हो, XB और P0 देख लो, सिंपल सा है। हमेशा याद रखना आंशिक वाष्प दाब गुणनफल होगा, आंशिक वाष्प दाब क्या होगा बेटा, गुणनफल, किसका, मूल प्रभाज, किसका बेटा, मूल प्रभाज तथा शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब। अब देखो ये किसका बेटा मिल गया, विलायक का, और ये किसका मिल गया, विलय का। और दुनिया कहता है विलायक और विलय दोनों जोड़ दो, किसका मिल जाता है बेटा, विलयन का। तो विलयन का कैसे निकालेंगे, तो हम लोग कहते हैं PA निकाल देते हैं और PB दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे ही जोड़ोगे तो क्या लिखोगे बेटा, XA P0A प्लस का XB P0P, ठीक है। विलायक और विलय दोनों जुट गया तो किसका मिल जाएगा बेटा, विलयन का। तो PS इक्वल टू क्या हो गया, XA P0A प्लस का XB P0B। इधर दिख रहा है क्या, कोई दिक्कत है आता, ओके। अब आपको याद कर रखना, याद ये रखेगा, ठीक है। विलय और विलायक दोनों को जोड़ दिया बेटा, टोटल वाष्प दाब आपको नसीब हो जाएगा। आंशिक वाष्प दाब का निकालने का सिंपल सा तरीका बेटा, दो चीज का गुणनफल होगा। कितना चीज का बेटा, दो चीज का गुणनफल, कितना चीज का, दो चीज का, मूल प्रभाज तथा शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब, दोनों को गुना कर दिए बेटा, आंशिक दाब मिल जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो कांड कर देते हैं हम, ताकि आपको अच्छा लगे। परिभाषा लिखना है, लिख लो बेटा, लिखिएगा परिभाषा। दिए गए तापमान पर, दिए गए तापमान पर आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब गुणनफल होता है, आंशिक वाष्प दाब गुणनफल होता है उस अवयव के मोल अंश, उस अवयव के मोल अंश तथा शुद्ध अवस्था में, तथा शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और देखिएगा क्या लिखते हैं, इसको मिटा रहा हूं। लास्ट वाला लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो देखिएगा क्या लिखा था मैंने, PS इक्वल टू XA P0A प्लस XB P0B। अब दुनिया वालों ने आपको सिखाया क्या, वो देखो, विलय तथा विलायक दोनों का मूल प्रभाज का योग कितना होता है बेटा, 1। अगर मैं चाहूं तो XA की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं,
1 माइनस का एक्स बी, इसको जाय बोलते हैं बेटा, ठीक है, जाय याद रख लेना, मैं सुविधा के लिए एक्स से बोल रहा हूँ। इसकी जगह उठा के ये रख दो, जब पी एच की जगह रखोगे तो क्या लिखोगे, 1 माइनस का एक्स बी पी नोट ए प्लस का एक्स बी पी नोट बी। अगर आपके पास सिर्फ बी के फॉर्म में मोल प्रभाष दिया हो तो आप इस वाले सूत्र का यूज कर लेंगे। एक कंडीशन और आता है, मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हमने कहा बी जो है वो उड़नशील पदार्थ नहीं है। बी क्या है बेटा, उड़नशील पदार्थ नहीं है। अगर बी उड़नशील नहीं है तो क्या वो वाष्प बनाएगा, वाष्प, जैसे मान लो चीनी ले लो, चीनी तो वाष्प बनाएगा नहीं, तो उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 0 आ गया तो पी नोट बी का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 0। ये तब होगा बेटा जब आपके पास बी क्या होगा, अउड़नशील पदार्थ होगा। तो मैं यदि करके लिखता हूं, यदि बी अउड़नशील पदार्थ है, बी क्या है बेटा, अउड़नशील पदार्थ। अगर अउड़नशील पदार्थ है तो पी नोट बी का वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाएगा। तो पी एस इजकल टू क्या लिखेंगे, एक्स ए पी नोट ए प्लस का एक्स बी पी नोट बी। तो जितना मैं मल्टीप्लाई कर दिया 0 से, 0 इंटू समथिंग, अच्छा एक्स वाला डॉट दे रहा हूँ ना, एक्स बी इंटू 0 कर देता हूँ, 0 इंटू समथिंग 0, तो यहाँ से पी एस इजकल टू क्या हो गया, एक्स ए और पी नोट ए, हो गया जी, खत्म। ये तभी लगा सकते हैं बेटा जब आपका बी जो है या ए कोई भी पदार्थ होगा अउड़नशील होगा। अगर अउड़नशील होगा तो वाष्प दाब का मान कितना होने वाला है बेटा, 0 होने वाला है। तो मैंने एक कंडीशन बताया था, याद रखना, राउल्ट का नियम हमेशा जलीय विलयन के लिए लगेगा। कौन सा अवस्था बेटा, विलयन अवस्था के लिए। और डाल्टन का नियम हमेशा किसके लिए लगेगा बेटा, वाष्पीय अवस्था के लिए। डाल्टन का नियम किसके लिए लगेगा बेटा, वाष्पीय दाब के लिए। तो अगर तुमसे कोई पूछता है राउल्ट का आंशिक वाष्प दाब का नियम बता दोगे, तो सिंपल से बोलना, आंशिक वाष्प दाब गुणनफल होता है। आंशिक वाष्प दाब क्या होता है बेटा, गुणनफल। आंशिक वाष्प दाब क्या होता है, गुणनफल। किसका, मोल प्रभाज, किसका, मोल प्रभाज तथा शुद्ध अवस्था में, मोल प्रभाज तथा शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब के, शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब के लिए, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपके पास किसका, राउल्ट का आंशिक वाष्प दाब का नियम। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा डाल्टन का आंशिक वाष्प दाब का नियम। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डाल्टन का आंशिक वाष्प दाब का नियम। हेडिंग डालें और लिखें बेटा, डाल्टन का आंशिक वाष्प दाब का नियम। डाल्टन का आंशिक वाष्प दाब का नियम। अब ये भी बहुत आसान है, 2 मिनट लगेगा तुरंत समझ जाओगे। डाल्टन का आंशिक वाष्प दाब का नियम होता क्या है वो बताइए। सिंपल सा है, अगर आपके पास वाष्पीय अवस्था में कोई चीज पहुंच गया है, वाष्पीय अवस्था में इसका मोल प्रभाव YA और कितना है बेटा, YB है। तो सिंपल सा है, अगर आपके पास आंशिक वाष्प दाब निकालना है, क्या निकालना बेटा, आंशिक वाष्प दाब। गुणनफल होता है मूल प्रभाज के तथा विलयन का कुल वाष्प दाब। वहां देखो बेटा पी नोट ए लिखते थे, यहाँ पी एस डायरेक्ट लिखोगे, पी ए इजकल टू एक्स ए इंटू पी एस। इसी तरह से अगर आपके पास पी बी लिखना हो तो जो दिमाग वाला है वो क्या करेगा, एक्स बी, और यहाँ क्या लिख देगा बेटा, पी एस लिख देगा। समझ में आया। तो हमेशा याद रखना बेटा डाल्टन का आंशिक वाष्प दाब का नियम बहुत आसान है। आपके पास किसी का भी अगर आंशिक दाब निकालना है, मोल प्रभाज को गुना कर देना। मोल प्रभाज को क्या कर देना बेटा, गुना कर देना। किससे, विलयन के कुल वाष्प दाब के, विलयन के कुल वाष्प दाब के, विलयन के कुल वाष्प दाब के। अब देखो थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं ना, राउल्ट का नियम क्या था। राउल्ट का नियम देखो, पी ए बराबर क्या बताए थे, एक्स ए पी नोट ए, पी बी बराबर एक्स बी पी नोट बी। दुनिया वालों ने सबसे बेहतरीन चीज बनाई बेटा तुलना। यहाँ देखो पी ए एक्स ए पी एस, तो अगर मान के चलो आपके साथ लेफ्ट साइड वाला बराबर है तो राइट साइड वाला भी बराबर होना चाहिए। तो एक्स ए पी एस इजकल टू एक्स ए पी नोट ए, यहाँ से क्या लिखोगे बेटा, एक्स बी पी एस इजकल टू एक्स बी पी नोट बी। लो जी, दोनों में मैंने रिलेशन भी निकाल दिया, किसके लिए, डाल्टन के लिए और राउल्ट के लिए। यहाँ तक कोई तकलीफ दुख दर्द पीड़ा है तो बता दीजिए, ठीक है।
तो यहाँ तक आपको मैंने दो टॉपिक पढ़ा है बेटा, एक पढ़ा है राउल्ट का आंशिक वाष्प दाब का नियम और दूसरा पढ़ा है बेटा डाल्टन का वाष्प दाब का नियम। ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बेटा, इस दोनों पे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। आज के लिए इतना ही, आज के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग से रिक्वेस्ट है बेटा घर पे पढ़ाई कीजिए, आप लोग घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लॉकडाउन है इसकी वजह से पढ़ाई कर लो बेटा, जो थोड़ा बहुत भी हो पा रहा है तुमसे। ऑल द बेस्ट, हमारी मुलाकात होगी